हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी पेडागॉजी यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र के 16 प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला नंबर वाला क्वेश्चन है कि आगमन विधि में हम बढ़ते हैं। तो देखिएगा कि आगमन विधि में हम किस तरफ बढ़ते हैं। पहला है कि भाषा से व्याकरण की ओर, यानी आगमन विधि में हम तो भाषा से व्याकरण की ओर बढ़ते हैं, या व्याकरण से भाषा की ओर, या सी है कि नियम से उदाहरणों की ओर, या उदाहरणों से नियमों की ओर। तो देखिएगा कि आगमन विधि में हम बढ़ते हैं उदाहरणों से नियमों की ओर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि उदाहरणों से नियमों की ओर आगमन विधि में हम बढ़ते हैं। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, यानी सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन ये है कि भाषा शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं गया था, मैं खा रहा था आदि वाक्यों का प्रयोग करता है। तो यह विधि कैसी विधि है। एक भाषा शिक्षक है जो कि बच्चों को पढ़ाने के लिए आदि वाक्यों का प्रयोग करता है, यानी मैं गया था, मैं खा रहा था आदि वाक्यों का प्रयोग करता है। तो ऐसी विधि को कौन सी विधि कही जाएगी। तो पहला है कि अमनोवैज्ञानिक है, या अंशतः अमनोवैज्ञानिक है, या मनोवैज्ञानिक है, या अंशतः मनोवैज्ञानिक है। तो देखिए कि भाषा शिक्षक द्वारा जब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ाते समय एक शिक्षक कह रहा है कि मैं गया था, मैं खा रहा था आदि वाक्यों का प्रयोग करता है। तो यह विधि होगी मनोवैज्ञानिक, यानी ऐसी विधि जो है तो मनोवैज्ञानिक विधि कहलाएगी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य होना चाहिए, यानी कहानी सुनाने का तो मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो पहला है कि बच्चों को प्रसन्न करना, यानी कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम बच्चों को प्रसन्न रखें या प्रसन्न करें, या बी है कि बच्चों को एकाग्रचित करना, सी है कि बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना, या डी है कि बच्चों को अनुशासन में रखना। तो हम देखते हैं कि कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य जो होना चाहिए, यानी जब बच्चों को कहानी सुनाया जाए तो उसका मूल उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, यानी फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन है मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। अब इसमें पूछा गया है कि मूल्यांकन का उद्देश्य तो नहीं है, तो क्या नहीं है मूल्यांकन का उद्देश्य। तो देखिए पहला वाला है कि विद्यार्थियों की भाषिक संरचना का आकलन, यानी मूल्यांकन का उद्देश्य तो ये नहीं है कि विद्यार्थियों की भाषिक संरचना का आकलन, या विद्यार्थियों की भाषा प्रयोग की कुशलता का आकलन, या सी है कि विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति का आकलन, या डी है कि विद्यार्थियों की परीक्षाएं लेना। तो देखिएगा कि मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है पूछा गया है, तो मूल्यांकन का उद्देश्य ये नहीं है कि विद्यार्थियों की परीक्षाएं लेना, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि मैंने चाट खाई, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है, यानी मैंने चाट खाई और मैंने हंसी, शर्मिला का ऐसा भाषा प्रयोग करना तो मुख्यतः किस ओर संकेत करता है। तो आइए देखिएगा किस ओर संकेत करता है कि मैंने चाट खाई फिर मैंने हंसी। तो पहला देखिएगा कि व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, यानी मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, तो शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः तो व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना, यानी इस ओर संकेत करता है। या बी है कि नियमों का अति सामान्यीकरण, सी वाला देखिएगा कि भाषा प्रयोग में असावधानी, या भाषा की समझ ना होना। तो देखिए कि मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः तो व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना, यानी इस ओर संकेत करता है कि उसको जो है व्याकरणिक नियमों की जानकारी नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर वाला क्वेश्चन है कि मौन पठन सहायक है, और मौन पठन देखिएगा किस चीज़ में सहायक है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि उचित ध्वनि निर्गम में, यानी मौन पठन सहायक है तो उचित ध्वनि निर्गम में, या प्रभावोत्पादकता में, या अर्थ प्रतीत में, या स्वाध्याय में रुचि उत्पन्न करने में। तो देखिए कि मौन पठन सहायक है तो वो है स्वाध्याय में रुचि उत्पन्न करने में, यानी हम खुद से स्वाध्याय यानी खुद से पढ़ते हैं तो उसमें जो है रुचि उत्पन्न करने में मौन पठन सहायक होता है।
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर वाला क्वेश्चन है कि मौखिक कुशलता में शामिल है। अब मौखिक कुशलता में क्या शामिल है? पहला है कि विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता, या तत्सम शब्दों की प्रयोग की कुशलता, या देखिएगा कि तीव्र गति से बोलने की कुशलता तथा विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता, या डी है कि बोलते समय दृष्टांतों का प्रयोग करने की कुशलता। तो इसमें कहा गया है कि मौखिक कुशलता में शामिल है। तो मौखिक कुशलता में शामिल ये है कि विभिन्न प्रकार की औपचारिक तथा अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता, यानी औपचारिक और अनौपचारिक जो विभिन्न प्रकार की चर्चाएं हैं, तो उन चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता ये मौखिक कुशलता में शामिल है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर वाला क्वेश्चन है कि बच्चों में पठन संस्कृत का विकास करने के लिए अनिवार्य है। तो देखिए कि बच्चों में पठन संस्कृत का विकास करने के लिए क्या अनिवार्य है। तो पहला है कि पठित सामग्री का लेखन अभ्यास, या कक्षा में मुखर वाचन करने का अभ्यास, या सी है कि बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा, या वर्तनी विन्यास का अभ्यास। तो देखिए कि बच्चों में पठन संस्कृत का विकास करने के लिए अनिवार्य है बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, यानी 9 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा कि सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना, यानी बहुत तेजी से पढ़कर, यानी किसी पाठ को बहुत तेजी से देख लेना या पढ़ लेना तथा उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना। तो ये क्या दर्शाता है? तो पहला है कि पढ़ने की निम्न स्थिति को दर्शाता है, या पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव है, या सी है कि पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है, तथा डी है कि पढ़कर समझने का पहला प्रयास है। तो देखिएगा कि सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता लगा लेना, तो ये जो है पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है, यानी 10 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा कि ज्ञात से अज्ञात के नियम का प्रतिपादन तो ये होता है। तो किस विधि में होता है? देखिएगा कि ज्ञात से अज्ञात के नियम का प्रतिपादन तो ये किस विधि में होता है, यानी कोई भी चीज़ हमें ज्ञात है और उससे अज्ञात की ओर जो है तो नियम का प्रतिपादन तो कौन सी विधि में होता है? तो पहला है निगमन विधि में, या खेल विधि में, या आगमन विधि में, या समवाय विधि में। तो देखिएगा ज्ञात से अज्ञात के नियम का प्रतिपादन तो ये हमें आगमन विधि में होता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर वाला क्वेश्चन है कि 7वीं कक्षा की भाषा शिक्षिका कक्षा में सदैव बच्चों को कविता पाठ व कहानी का सस्वर पठन करवाती है। तो वह बच्चों के लिए क्या करती है, किस अवसर को प्रदान करती है? देखिएगा तो पहला है कि छात्रों को शुद्ध उच्चारण करने के अवसर देती है, या छात्रों में व्याप्त संकोच को दूर करना चाहती है, या सी है कि छात्रों की उच्चारण योग्यता का मूल्यांकन करती है, या डी है उपर्युक्त सभी। तो देखिए कि जब 7वीं कक्षा की भाषा शिक्षिका कक्षा में सदैव बच्चों को कविता पाठ व कहानी का सस्वर पठन करवाती है, तो वह जो है छात्रों को शुद्ध उच्चारण करने के अवसर भी देती है। उसके बाद में है कि छात्रों में व्याप्त संकोच को दूर करना चाहती है, तथा छात्रों की उच्चारण योग्यता का मूल्यांकन करती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सभी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है, यानी ऐसी कौन सी स्थिति है कि उसमें हम कहेंगे कि पठन हो रहा है? तो पहला है कि अनुमान के साथ भाव ग्रहण, यानी ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि पठन हो रहा है। या देखिएगा बी वाला है कि उचित गति एवं प्रवाह, या सी है कि प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण, तथा डी है कि ध्वनि का उतार चढ़ाव। तो देखिए कि ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि पठन हो रहा है, तो ये स्थिति हो जाएगी अनुमान के साथ भाव ग्रहण, यानी अनुमान के साथ भाव ग्रहण में हम कहेंगे कि पठन हो रहा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा
कि मुकेश अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को विभिन्न लेखकों से वार्तालाप के अवसर उपलब्ध करवाता है, तो वह व्याकरण शिक्षण के लिए प्रयोग करता है। यानी मुकेश जो है तो अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को विभिन्न लेखकों से वार्तालाप के अवसर उपलब्ध करवाता है तथा वह व्याकरण शिक्षण के लिए तो प्रयोग करता है। तो वो व्याकरण शिक्षण के लिए देखिएगा क्या प्रयोग करता है। तो पहला है कि भाषा संसर्ग विधि, बी है प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि, सी है समवाय विधि तथा डी है सहसंबंध विधि। तो देखिए कि मुकेश जब अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को विभिन्न लेखकों से वार्तालाप के अवसर उपलब्ध करवाता है तो यह व्याकरण शिक्षण के लिए प्रयोग करता है प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, यानी 14 नंबर वाला क्वेश्चन है कि श्रवण कौशल के विकास में सहायक है। तो देखिए कि श्रवण कौशल के विकास में क्या सहायक है। तो पहला है शाश्वर वाचन, बी है कि रेखानुकरण, सी है सुलेख तथा डी है पाठ का सार लिखना। तो देखिए कि श्रवण कौशल के विकास में सहायक है पूछा गया है, तो श्रवण कौशल के विकास में सहायक होता है शाश्वर वाचन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है। अब लेखन कौशल में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पक्ष है कि जो सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो ए है कि लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया तथा टिप्पणी, बी है सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास, सी है प्रिंट समृद्ध वातावरण तथा डी है कि अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति। तो देखिए कि लेखन कौशल में तो पूछा गया है कौन सा पक्ष जो है सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो लेखन कौशल में लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया या टिप्पणी, ये पक्ष जो है तो सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, यानी इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है 16 नंबर वाला क्वेश्चन कि मौन पठन के विषय में धारणा है। तो मौन पठन के विषय में क्या धारणा दिया गया है। तो पहला है कि इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, बी है कि एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, या सी है कि पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है तथा डी है कि इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। तो इसमें कहा गया है कि मौन पठन के विषय में धारणा है। तो धारणा कौन सी है मौन पठन के विषय में। तो देखिएगा कि मौन पठन के विषय में ऐसी धारणा है कि ये जो है एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास हो जाता है। यानी जब हम मौन पठन करते हैं तो उसमें जो है हम एकाग्रचित हो जाते हैं, तो एकाग्रचित होकर जो है पढ़ने का अभ्यास हो जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।